हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सब अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसी चैप्टर को, और हम लोग आज मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल, जिसे डेनियल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है, इसके बारे में नॉलेज गेन की थी। और हमने ये देखा था कि आखिर डेनियल सेल होता क्या है, ये किन किन इलेक्ट्रोड से मेनली मिलके बनता है और किस तरह से ये वर्क करता है, मीन्स इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है, एनोड हाफ रिएक्शंस क्या होती हैं, कैथोड हाफ रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पर पीछे की क्लासेस में अभी तक करना सीख लिया है। और आज को जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह से किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और फिर हम अपने इस टॉपिक पे आएंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लिख लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर मुझे किसी सेल को शो करना है कि ये कोई सेल मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उसे हर बार आप डायग्राम के थ्रू तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, बल्कि कुछ ऐसा समझ लीजिए एक तरीके से कि कोड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ कोड सिंबल्स जिनके थ्रू आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो क्या होते हैं तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था कि हम इस तरह से दो हाफ सेल्स यूज़ करते थे। ठीक है ना, हाफ सेल क्या होता है ये सब भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। एक मेरा इलेक्ट्रोड ऐसा होता था जिसे हम जिंक इलेक्ट्रोड बोलते थे, और एक मेरा ये दूसरा इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड बोलते थे। इन दोनों को मैं किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देता था, और यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या भरा होता था, जो दोनों मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हीं के सॉल्ट का सॉल्यूशन। जैसे अगर यहाँ जिंक है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट, आप कोई और भी अदर सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं, इस वजह से मैं आपको यही बता रहा हूँ। और ये हो गया दूसरा कॉपर सल्फेट, और इनका कंसंट्रेशन हमें कितना रखना होता था, 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे आपके इस जिंक, जिसे हम लोग क्या नाम देते थे, एनोड इलेक्ट्रोड, और ये साइन में कैसा होता था आपका, नेगेटिव। समझ में आई ना बात। कॉपर यानी कैथोड वाला इलेक्ट्रोड जो कि कैसा होता था, पॉजिटिव, और इसका नाम क्या, कैथोड। यहाँ से अब आपका देखिए होता क्या था, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड से आपके कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ से जिंक जो है गल कर ये रॉड सॉल्यूशन में मिक्स होती थी, और यहाँ से आपका कॉपर डिपॉजिट होता था जाके किस पर, कैथोड पर। ये सारी चीज़ हमने देखी थी। अब अगर आपको इस सेल को कभी दोबारा से यूज़ पड़े, दोबारा से इसे आपको जो है शो करना हो, तो आप हर बार ये डायग्राम बना के तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने खुद देखा कि ये डायग्राम बनाने में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस ये एक लेंथी प्रोसीजर है। तो हम इसे ना अपनाते हुए ना हर सेल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड जिसे IUPAC ने डिसाइड किया है उसे यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए, एक तरफ हम लोग ना ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस लिखते हैं, ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन। यहाँ पर देखिए फिक्स है कि आपको ऑक्सीडेशन किस साइड लिखना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको रिडक्शन प्रोसेस ही लिखनी है। अब देखिए ये रहा आपका जिंक वाला। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसी होगी, ऑक्सीडेशन जब हो रहा था यहाँ पे इस सेल में, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा था आपका किसमें, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे थे। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जिंक, फिर एक ऐसे यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और बोलेंगे ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है आपका, Zinc+2 में। तो इस तरह से आपने इसे लिख दिया, जिंक स्लैश कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zinc+2 में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए रिडक्शन प्रोसीजर आप कैसे लिखेंगे, एक हाफ सेल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। रिडक्शन हाफ सेल में देखिए क्या हो रहा था, आपका Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता था और कन्वर्ट हो जाता था किसमें, Cu में। यही हो रहा था रिडक्शन रिएक्शन में। तो इसे रिप्रेजेंट अगर देखिए हमें करना हो तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये रहा हमारा Cu, और यहाँ से Cu+2, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दी, और ये हो गई मेरी रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये रहा आपका एनोड हाफ सेल, ये आपका कैथोड हाफ सेल। ये दोनों सेल देखिए आपके कनेक्टेड है किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज को ना ऐसे बीच में इस तरह से, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में इस तरह से एक
दो वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपकी दो वर्टिकल लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सॉल्ट ब्रिज को, जो यहाँ पर आपने बीच में लगा रखा है दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए। ये जो आपका पूरा इतना हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है किसी सेल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपको अब से किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो एक साइड बस आप क्या लिखिए, उसकी एनोड हाफ रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरी तरफ रिडक्शन वाला पोर्शन, और दोनों को अगर सॉल्ट ब्रिज से दोनों कनेक्टेड हो तो उन्हें बस इसी तरह से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, या तो आपका ये यहाँ पे सेल का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। बात आई आपको समझ में? चलिए अब ना एक फायदा और है यहाँ पे आपका कि इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए आप किसी सेल की सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि बताइए इस सेल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर सेल रिएक्शन हमारी क्या होगी। तो चलिए सेल रिएक्शन देखिए, अगर मैं इसे देख कर लिखूँ तो आपने खुद देखा कि एक साइड यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन तो लिखा है, बट IUPAC ने सिस्टम डिसाइड किया है ना, रिप्रेजेंटेशन तो ये सही है, लेकिन उसने क्या बोला है IUPAC ने कि आप इलेक्ट्रोड लिखिए और एक बीच में जो स्लैश हम दे रहे हैं उससे सेपरेट कर दीजिए सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पे हमने यूज़ क्या कर रखा था, Zn जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें Zn+2 आयन है। तो IUPAC बोलती है कि आप मेटल इलेक्ट्रोड का नाम लिखिए और उसे सेपरेट कर दीजिए स्लैश के थ्रू, किससे? उसके सॉल्ट में जो प्रेजेंट आयन है उससे। तो ये मेथड ना थोड़ा सा बोलने में तो अच्छा लग रहा है बट करने में एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो आप बस ऐसे याद रख लीजिए कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है एक साइड, दूसरी साइड मुझे रिडक्शन को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखिए मैंने जिंक से Zn+2 ऑक्सीडेशन लिख दिया, कॉपर+2 से कॉपर क्या लिख दिया, रिडक्शन लिख दिया, बीच में दो वर्टिकल लाइन्स यहाँ ड्रॉ करके मैंने सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट किया। मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसे देख के सेल रिएक्शन में देखिए आपको बस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपको एनोड पे रिएक्शंस मालूम हो, यानी कि आपको ओवरऑल मालूम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखिए, देख रहे हैं जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, सही है ना। तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा कैसे, जिंक रहा होगा, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn+2 में, और ये कब Zn+2 में कन्वर्ट होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, सही है। इतना कॉमन सेंस तो हमें लगाना होगा। अब दूसरा आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको कैथोड पे रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, मीन्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है यहाँ पर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब वो है क्या एक्चुअली देखिए, तो रिडक्शन वाली साइड पे आप देख रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में आपका Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, यानी कि Cu+2 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। तो ऐसा कब हुआ होगा, जब Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए होंगे, सही है। तो ये हो गई आपकी एनोड हाफ रिएक्शन और ये आपकी कैथोड की हाफ रिएक्शन। अब आप बस क्या करिए, इन्हीं दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए। लेकिन ऐड करने से पहले आपको एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके रिएक्शन में दोनों साइड्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब एनोड हाफ रिएक्शन में आप देख रहे हैं इस साइड कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड हाफ रिएक्शन में भी आप इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ आपके बराबर होंगे दोनों रिएक्शन में 2-2, तभी आप इन्हें ऐड करेंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो इन्हें हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल करके ऐड करेंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली जब ऐड कर देंगे तो मानिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड करने पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए जिंक प्लस कॉपर +2, यहाँ से ये वाला दोनों ऐड हो गए हमारे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरफ है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिएक्शन उस साइड में, तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब उस साइड अब बचा क्या, गिव्स आउट Zn+2 प्लस में Cu। समझ में आ गई बात। ये जो आपके सामने यहाँ पर बन के आया है फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे, ये है हमारी
सेल रिएक्शन। ठीक, इस सेल रिएक्शन को देखिए हमने किस बेसिस पे लिखा है, बस इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए, मुझे चाहे सेल डायग्राम दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन मुझे दे दे तो मैं आराम से कोई भी सेल रिएक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए एक एग्जांपल इसी के बेस पे मैं आपको और करा देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। समझ में आ रही है बात? एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सेल दिया हुआ है Cu प्लस 2 से Cu से Pu प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस से Ag। ठीक है, ये आपको एक सेल दे रखा है यहाँ पे और आपसे बोल रहा है कि सेल रिएक्शन लिख के बताइए कि क्या होगी। ठीक, ये हमारे लिए क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको मालूम है इस तरफ हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी ये वाला हिस्सा मेरा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड को, और इस सेल का ये वाला जो राइट साइड वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को। समझ में आ रही ना बात? ये आपको मालूम ही है, फिक्स होता है हमें इस तरफ क्या लिखना होता है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और इस तरफ क्या लिखना होता है, रिडक्शन वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अगर हम देखें, सेल रिएक्शन लिखने के लिए मुझे मालूम है, मुझे एनोड पे रिएक्शन पता होनी चाहिए। एनोड पे यहाँ पे देखिए आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर प्लस 2 में। तो कॉपर कन्वर्ट होगा जब कॉपर प्लस 2 में, तो ऐसा कब होगा, जब ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। सही है ना, तभी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ से देखिए अगला, ये तो एनोड की रिएक्शन हमारी हो गई। कैथोड पे देखिए हमारी क्या रिएक्शन होनी है, कैथोड पे आपका Ag प्लस कन्वर्ट हुआ है किसमें, Ag में। ऐसा कब हुआ होगा, सिल्वर प्लस आयन जो है वो सिल्वर में कब कन्वर्ट हुआ होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 यूनिट का ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही ये सिल्वर में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे सेल रिएक्शन चाहिए तो मुझे इन दोनों को ऐड करते ही मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आपकी दोनों तरफ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके, वो डिफरेंट है। देखिए एनोड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे आपका कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पहले इक्वल करिए, और ये हमें थोड़ा सा लॉजिकल अपना माइंड यूज करते हुए करना होता है। अगर देखिए मैं इस सेकेंड वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली Ag वाली रिएक्शन में, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगी ये रिएक्शन हमारे लिए, 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2 टाइम्स ऑफ Ag। समझ में आ रही ना बात? अब यहाँ से आराम से आप देखिए दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसे मानिए और इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड करिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड आपका देखिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखिए आपको इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को बस ध्यान देना है, कॉपर बचा इस साइड और इस साइड क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस, तो Cu प्लस में 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस, आपको एक एक साइड जोड़नी होती है, एक बार एरो के इस साइड को ऐड कर लीजिए, एक बार एरो के उस साइड को। यहाँ पे देखिए एरो के इस साइड आपका Cu प्लस 2 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 टाइम्स ऑफ Ag। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, Cu प्लस 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ Ag। तो ये जो हमें कंप्लीट यहाँ पे बनके मिली, यही है हमारी सेल रिएक्शन। और इस सेल रिएक्शन को देखिए लिखने के लिए ना आपको पूरे 2 मार्क्स दिए जाएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हमें सेल रिएक्शन लिखनी होगी इसी तरीके से, इसी मेथड को यूज करते हुए। बात आई आपको इतनी समझ में? तो ये हमने पूरा का पूरा अभी क्या देखा कि किस तरह से हम अपना टाइम बचाएंगे किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के सही तरीके को जानकर, और बिना डायग्राम बनाए हम किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से आगे आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताना है वो किसका होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, इसके बारे में अपने अपनी लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, और यहाँ पे हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर में क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल ये जो है हमारा, ये 2 रेडॉक्स कपल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है।
सही, एक रिडॉक्स कपल पूरा का पूरा होता है बेसिकली हम कह सकते हैं, जिसमें आपका जिंक एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर कैथोड को। मैंने आपसे क्या बोला था कि किसी भी हाफ सेल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है उस हाफ सेल की, कि जो मेटल होता है वो सॉल्यूशन में आना चाहता है और सॉल्यूशन का आयन इलेक्ट्रोड पे जाना चाहता है। यही होता था। जैसे अगर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक के इलेक्ट्रोड से जिंक चाहेगा कि मैं सॉल्यूशन में चला जाऊं, और यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो जिंक है वो क्या चाहता है कि मैं इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाऊं। ये कब की बात है, जब कोई सेल अकेला है, हाफ सेल। अगर हम इसे मतलब इस सेल को, हाफ सेल को किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट कर दें, जैसे मैंने यहाँ इस जिंक सेल को कॉपर से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसके दो में से एक टेंडेंसी खत्म हो जाती है, और इसी तरह से जो दूसरा हाफ सेल होगा उसकी भी इन दो में से एक टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। यही आपने देखा था। तो देखिए यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर से पहले ऑक्सीडाइज हो सकता है, इस वजह से ये पहले ही क्या करता है, इलेक्ट्रोड में से कहाँ पे आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। तो अब जब जिंक यहाँ इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ गया और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री होके वायर को पहुंच गए, तो अब ना ये सॉल्यूशन का जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे नहीं आ सकता। समझ में आ गई बात। ये दो इलेक्ट्रॉन जब पहुंचे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के पास, और अगर कॉपर वाला इलेक्ट्रोड ये सोचे कि मैं अपना इलेक्ट्रोड से कहाँ पे आ जाऊं, सॉल्यूशन में, तो अब ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देखते ही ना कॉपर की ईज बढ़ जाएगी, यहाँ पे जो आपके सॉल्यूशन में है वो तुरंत पहुंचना चाहेगा आपका किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो कॉपर यहाँ से क्या करता है, तुरंत दौड़ के दो इलेक्ट्रॉन्स को पाके कहाँ पहुंच जाता है, कैथोड पे, वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। अब ये ओवरऑल जो प्रोसेस हुई यहाँ एनोड पे, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड ने आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की वजह से मेरे इस सेल के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल, जिसे मैं किस नाम से जानता हूँ, पोटेंशियल ऑफ सेल के नाम से, या ईएमएफ ऑफ सेल के नाम से। समझ में आ गई बात। यहाँ पे जिंक का भी देखिए अपना खुद का पोटेंशियल है, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को भी अपना खुद का पोटेंशियल है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर ये कोई हाफ सेल है तो इस हाफ सेल का जो पोटेंशियल होगा उसे मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। और अगर मैंने दो हाफ सेल्स को कंबाइन कर दिया है तो उनके बीच ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, मतलब इस सेल के बीच जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसे मैं क्या नाम देता हूँ, सेल पोटेंशियल नाम देता हूँ। समझ में आ गई बात। इसे हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपने समझ लिया क्या होता है। अब अगर हम यहाँ से ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपने एक चीज यहाँ पे ये देखी कि हमने ईएमएफ को डिसाइड कैसे किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के बेस पे। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया किसे, ईएमएफ ऑफ सेल को। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो कोई फॉर्मूला वगैरह होगा हमारे पास, बिल्कुल होता है। अगर आपको यहाँ देखिए कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ सेल, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, ई सेल से। ई सेल मतलब ईएमएफ, ई डिनोट्स द ईएमएफ, और सेल मतलब कि ये किसका ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या, किसका वाला, कैथोड वाला, मतलब ई कैथोड का, ई कैथोड का, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा किसको, आपको ई एनोड को, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड वाला। तो कैथोड वाले पोटेंशियल में से एनोड वाले पोटेंशियल को माइनस करते ही आपको आपका क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि ई सेल की वैल्यू। बात आ रही ना समझ में। यहाँ पे देखिए कैथोड से एनोड का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कैथोड वाले इलेक्ट्रोड और एनोड वाले इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, सेल पोटेंशियल। क्लियर हो गया इतनी चीज आपको। अब यहाँ पे एक चीज जो आपके ध्यान देने वाली है वो ये है, देखिए कि एनोड पे आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या मैं करेक्ट हूँ, बिल्कुल करेक्ट हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है। कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है,
रिडक्शन पोटेंशियल मिलने वाला है, बिकॉज इस वाले इलेक्ट्रोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले ई सेल में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू रखूंगा तो कैथोड वाले पे क्या रखूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड वाले पे क्या रखूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहीं पे मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा गलत। बात आई समझ में? क्यों गलत हुआ? क्योंकि भैया IUPAC ये कहती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही मानेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर। मतलब चाहे कोई भी हाफ सेल आपको दे दे, आपको ये नहीं देखना कि वो एनोड पे है कि कैथोड पे है, आपको हमेशा उसका यूज क्या करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही, अगर आप उसका पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर इस वाले सेल के लिए देखिए मैं लिखूंगा ई सेल कितना होगा, तो ई सेल जो यहाँ पे मैंने सेल बना रखा है इसके लिए होगा ई कैथोड। कैथोड पे मेरा कौन है, कॉपर, मतलब ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो कॉपर +2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, कॉपर में, वो वाला पोटेंशियल मैं यूज करूंगा। देखिए रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, माइनस में ई एनोड यूज करना है। तो एनोड पे भी देखिए ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन ई सेल कैलकुलेट करते वक्त मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही कैरी करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लिखना है। IUPAC ने ऐसा बोल के रखा है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानेंगे। तो इसका मतलब एनोड पे भी मुझे कौन सी रिएक्शन लिखनी होगी, जिंक +2 से जब ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है उस समय वाली। इस पॉइंट को देखिए, अगर आप भूल गए तो यहाँ आप पूरी यहाँ पे लुटिया डुबा देंगे। समझ में आ गई बात? तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि बस आप इतना आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन एनोड है कौन कैथोड, फिर उसके बाद भूल जाइए कि पोटेंशियल किसका कैसा है। आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कैरी करना हो, चाहे एनोड वाला इलेक्ट्रोड हो चाहे कैथोड वाला इलेक्ट्रोड हो। समझ में आ गई बात? ये चीज अगर आप भूले तो यहाँ से आपका खेल खत्म। बिकॉज एग्जाम में ना ऐसा एक न्यूमेरिकल तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर यही टेंडेंसी चेक करना चाहता है आपकी कि आपको ये बात याद है कि नहीं याद है। प्रॉब्लम्स में आपको घुमा के दिया जाएगा, आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी जाएगी, जिसे आपको कन्वर्ट करके रखना होगा किसमें, रिडक्शन वाले में। अगर पहले से ही रिडक्शन दे दे तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त समझ लेंगे, बट आगे अब इसी से रिलेटेड एक जो और हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो ये कि आपने देखा अभी मैंने बड़े आराम से यहाँ पे EMF ऑफ सेल तो डिसाइड कर दिया, लेकिन EMF ऑफ सेल डिसाइड करने के लिए जरूरी ये है कि मुझे दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल एक्यूरेट मालूम हो कि आखिर में दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल है कितना। क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं मालूम है कि एनोड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, कैथोड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, तो मैं ये चीज़ तो डिसाइड कर ही नहीं पाऊंगा कि मेरे सेल का EMF कितना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज तो मुझे फॉर्मूले में लिखनी ही पड़ेंगी। एक समस्या देखिए अब जो यहाँ हमारे सामने पड़ती है वो ये होती है कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर हाफ सेल खाली यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, जैसे अगर ये एक मेरा हाफ सेल है जिंक वाला, जिंक इलेक्ट्रोड का बना हाफ सेल, तो इस एक अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल अगर मुझे मेजर करना हो ना, तो ये काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस एक अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ ये एक सेल दे दे हाफ सेल जिंक वाला और मुझसे बोले बताइए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं इसे तब तक मेजर नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं इसे किसी दूसरे अदर हाफ सेल के साथ में ना जोड़ दूँ। समझ में आ गई बात? अकेले हाफ सेल का हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, ये हमारे सामने एक समस्या होती है। अब लेकिन एक और समस्या ये है कि अगर मैंने इसे किसी दूसरे हाफ सेल से जोड़ दिया तो इस वाले इलेक्ट्रोड का भी अपना खुद का कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तब मुझे एक्यूरेट वैल्यू कैसे मिलेगी दोनों के पोटेंशियल की, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रोड का भी तो अपना खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, जो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू में भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप जरूर करेगा। ये इसके पोटेंशियल में टांग अड़ाएगा, ये इसके पोटेंशियल में टांग अड़ाएगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए देखिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा इलेक्ट्रोड खोजा ना जो कि बस एक नाम मात्र का हाफ सेल हो और उसका पोटेंशियल भी बस कैसा हो, नाम मात्र का, मतलब वो दूसरे किसी अदर हाफ सेल वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। और अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रोड को जो साइंटिस्ट ने खोजा उसे किसी हाफ सेल के साथ में कंबाइन कर दूं तो उसके खुद के पोटेंशियल पे भी कोई इफेक्ट
ना पड़े। ठीक, तो इस वाले इलेक्ट्रोड का हमारा नाम होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका पूरा नाम अगर हम लेना चाहें तो हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ये देखिए होता क्या है, मतलब ओवरऑल ये दिखता कैसा है, इसकी वर्किंग वगैरह कैसी होती है, सब कुछ हम समझ लेते हैं। ये आपका देखिए एक बेसिकली हम बोले तो एक तरीके से स्टैंडर्ड पोजीशन पे, हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम इसके लिए बात करते हैं। इसमें होता क्या है, एक ऐसा आपका बीकर होता है, ऐसा बर्तन हमने ले लिया और फिर इसमें हम एक कुछ इस तरह का मैकेनिज्म लगा के बीच में, यहाँ से इसमें थोड़ा सा वे बनाएंगे, ऐसा एक हमने इसमें बढ़िया सा मैकेनिज्म लगा दिया और इसे कनेक्ट कर देते हैं इस मैकेनिज्म को किससे, एक प्लैटिनम फॉइल के थ्रू। ठीक है, एक प्लैटिनम का इसमें इलेक्ट्रोड होता है जिसके थ्रू हम इसे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर दिए। ये प्लैटिनम का आपका इलेक्ट्रोड, ये रहा उसका वायर। इस प्लैटिनम का ये जो इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम की फॉइल होती है बेसिकली, पत्ती हम एक छोटी सी यूज करते हैं, इसके ऊपर क्या कोटिंग कर देते हैं, प्लैटिनम ब्लैक की। ठीक है, तो ये क्या है आपकी प्लैटिनम फॉइल, जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग है, प्लैटिनम ब्लैक, ये इससे कोटेड है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने वे बना रखा है यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में, यहाँ से हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से किससे, बबल्स के फॉर्म में यहाँ से पास होती है इस इलेक्ट्रोड में, ये जो वे बना हुआ है, और हम एक सॉल्यूशन भर देते हैं इस बीकर में किसी एसिड का। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया है जिसमें H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन हो वो कितना हो, 1 मोलैरिटी के बराबर हो, मतलब 1 यूनिट कंसंट्रेशन हो इसमें किसका, एसिड का। जैसे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, H2SO4 यूज कर लीजिए, HCl यूज कर लीजिए, लेकिन उस एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयंस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलैरिटी होना चाहिए। ठीक, ये आपका जो बना यहाँ पे जो डायग्राम ये आप देख रहे हैं, ये होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ गई बात, ये आपका वायर है यहाँ से, एक्सटर्नल वायर, जिसके थ्रू हमने इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है। मतलब अब देखिए, ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, मतलब कि आखिर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिखता कैसा है। अब अगर इसकी क्वालिटीज की हम बात करें कि इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है, देखिए तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। क्या चीज, स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस देखिए क्या क्या है जिसके ऊपर हम इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेक करते हैं। उन कंडीशंस के बारे में मैं आपको बताऊं अगर, तो देखिए टेम्परेचर अगर मैं कितना ले लूँ, 298 केल्विन के बराबर। समझ में आ गई बात, इस इलेक्ट्रोड को मैं किस टेम्परेचर पे रख रहा हूँ, 298 केल्विन, ये आपका रूम टेम्परेचर है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और प्रेशर जो मुझे यहाँ पे कंसीडर करना है वो कितना, 1 बार के बराबर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जो गैस आप पास करा रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस, ये मुझे कितने प्रेशर पे यहाँ भेजनी है, 1 बार के बराबर। अगर इस इलेक्ट्रोड को मैं इन कंडीशंस पे रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल होता है ना, E0, इसका पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से, और जो कि किसके बराबर होता है आपका 0.0 वोल्ट के बराबर। ऐसा साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया है कि इन कंडीशंस पे अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को रखूंगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0.0 वोल्ट के बराबर, ओवरऑल 0 वोल्ट होगा। बस ये कंडीशंस आपके लिए फुलफिल होनी चाहिए। ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आया है ना, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आई बात। अब आपको ये मालूम चल गया कि यार ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो ऐसा है कि इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, 0 है। मतलब अगर मैं इसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दूं, जैसे इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड के साथ, ये मेरा कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये इसका खुद का ही पोटेंशियल 0 है। तो क्या बताइए, ये जिंक के पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा,
नहीं डालेगा। मतलब ओवरऑल जो ये मेरा सेल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होके मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक वाले इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर, इस सेल में मेरा होगा क्या कि जो भी पोटेंशियल इस सेल का आएगा वो किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड के बराबर, बिकॉज इसके खुद के पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब आपको मालूम है कि देखिए किसी भी सेल कॉम्बिनेशन का, मतलब किसी भी हाफ सेल कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, सेल के पोटेंशियल के बराबर, सही है ना। अब यहाँ पे जब इसके बेचारे खुद का ही पोटेंशियल 0 है तो ओवरऑल जो पोटेंशियल यहाँ पे सेल का मेजर हुआ है वो किसकी वजह से, जिंक की वजह से। मतलब यही जिंक का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मैं मेजर नहीं कर सकता था, इसके लिए साइंटिस्ट ने खोज के निकाला इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिससे अगर मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से करेक्ट करूंगा तो मैं बड़े आराम से उसका पोटेंशियल मेजर कर सकता हूँ। ये तो बात थी इसके बारे में। एक चीज यहाँ पे देखिए आप और याद रखिए कि जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों की तरह से वर्क कर सकता है। मतलब इसे आप एनोड इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसे आप कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। यहाँ पे देखिए एक चीज कि जब ये मैं इसे एनोड की तरह यूज कर रहा हूँ, जब मैं इस इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज कर रहा हूँ, तो एनोड पे देखिए क्या होता है कि जो आपके यहाँ से H2 गैस होती है एनोड पे, क्योंकि मालूम है जब मैं इसे एनोड की तरह यूज करूंगा तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा इस इलेक्ट्रोड का, बिकॉज एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रोड एनोड पे कहीं पे जुड़ा होगा तो उस समय एनोड पे रिएक्शन इस पे क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसमें, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस आयंस में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये कब रिएक्शन होगी, जब ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरह वर्क कर रहा होगा, मतलब आप इसे कैथोड की जगह पे जोड़ेंगे, तो उस समय रिएक्शन क्या हो रही होगी कि ये जो आपके सॉल्यूशन में H प्लस आयंस है, ये 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आयंस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपके एक्सेप्ट कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, H2 गैस में, ठीक है। ये एक्वस आयंस जो यहाँ से मुझे सॉल्यूशन से मिले हैं, ये रिएक्शन कब होगी, मतलब ये रिडक्शन वाली जो प्रोसेस है ये तब होगी जब आपका इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के प्लेस पे जुड़ा होगा, ठीक है। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो अब आपका काम ना यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब मैं आपको ये मेजर करके दिखाने जा रहा हूँ कि इसका यूज़ करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। साइंटिस्ट ने जितने भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल अभी तक कैलकुलेट किए हैं सारे हाफ सेल्स के, उन सबका पोटेंशियल इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू ही कैलकुलेट किया गया है। और ये किस तरह से किया गया है अब यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 केस हम कंसीडर करेंगे। आपका केस फर्स्ट है आपका, जब आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैथोड की तरह। पहले केस में आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका वर्क करेगा, कैथोड का। तो देखिए कैथोड की तरह वर्क कराना है तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देता हूँ। तो ये रहा एक मेरा जिंक हाफ सेल, जिंक का इलेक्ट्रोड का बना हुआ। ये इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का। ये आपका हो गया यहाँ पे इसके अंदर भरा हुआ ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज करिए ये इसका कंसंट्रेशन कितना 1 मोलैरिटी है। मान लीजिए ना कि आपको मैंने लेबोरेटरी में ये एक इलेक्ट्रोड बस यही हाफ सेल एक दे दिया जिंक वाला, और मैंने आपको बोला कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। आप बोलेंगे यही एक सेल आप दे रहे हैं, इसका तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो आप दिमाग लगाएंगे और आप क्या करेंगे कि इस वाले इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ में, एक दूसरे इलेक्ट्रोड जिसका नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसी से ही कनेक्ट करके आप इसका पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। तो ये प्लैटिनम ब्लैक की कॉइल यहाँ पे लगा दी। कंस्ट्रक्शन तो अब आप इसका समझ ही चुके हैं कि कैसा होता है। यहाँ से हम H2 गैस पास करवाएंगे 1 बार प्रेशर पर, और इसमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलैरिटी के बराबर। समझ में आई बात। यहाँ से देखिए अब आपने क्या किया, इसको
और इस वाले इलेक्ट्रोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू। ऐसे सिंपल वायर हम बना देते हैं, वरना आप इसे इंडक्टर समझ लेंगे। ये हो गया आपका वायर, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ पे। तो ये दोनों मैंने एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिए और ये बन के मेरा पूरा एक सेल तैयार हो गया। हमारा सेल यही तो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, दो हाफ सेल्स का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि पूरा का पूरा एक रेडॉक्स कपल। यहाँ पे देखिए जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो है आपका वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह, और इसके रिस्पेक्ट में जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसका वर्क कर रहा है, कैथोड की तरह। ठीक है, अब यहाँ से देखिए होना ये है कि जिंक आपका एनोड है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखूं, सॉरी इस सेल का अगर मुझे देखना हो ये कि एनोड पे कैसे रिएक्शन हो रही हैं, तो एनोड वाले पे देखिए मेरी रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे मेरा जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Zn+2 आयंस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये रिलीज करेगा। समझ में आ गई बात। आगे नेक्स्ट जो है मेरा कैथोड वाली अगर मैं रिएक्शन देखूं वो क्या होगी, तो कैथोड पे है मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपको मालूम है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का वर्क करता है तो उस समय रिएक्शन क्या होती है कि इसके सॉल्यूशन में ये जो 2 टाइम्स ऑफ H+ आयंस होते हैं, कौन से वाले, ये एक्वस वाले। यहाँ पे जिंक सॉलिड है और ये Zn+2 आयंस कैसे, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है ना जो पानी में है, जो सॉल्यूशन में है। ठीक है, यहाँ से 2H+ एक्वस, ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जिंक वाले इलेक्ट्रोड से निकले हैं जो कि इधर की तरफ जा रहे थे, उन्हें एक्सेप्ट कर देगा। तो इनको एक्सेप्ट करते ही ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, H2 गैस में। समझ में आ रही है ना बात यहाँ से। अब आपको सेल रिएक्शन चाहिए यहाँ पे कंप्लीट, तो दोनों को ऐड करिए। ऐड करने में देखिए क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो जिंक सॉलिड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ H+ एक्वस, यहाँ से ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn+2 एक्वस में, और प्लस आपका H2 गैस में। ये हो गई इस कॉम्बिनेशन के लिए आपके पूरी की पूरी सेल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे देखना यह है कि किस तरह से आखिर में मैंने मेजर किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज़ करते हुए इस वाले कॉम्बिनेशन का। जब मैंने जिंक को कनेक्ट किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो कैसे मैं इसका पोटेंशियल पा गया। तो यहाँ पे देखिए हम अब यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट। आपको मालूम है ई सेल जो होता है आपका वो क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस में ई एनोड। यही होता है हमारे लिए, कैथोड वाले पोटेंशियल में से एनोड वाला पोटेंशियल माइनस करना होता है। यहाँ पे आप देखिए कैथोड वाले पोटेंशियल का अगर मैं आपको बोल दूं ना कि आपने जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, इस जिंक वाले सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर, जिससे कि आप क्या नाप सकें कि इस सेल का पोटेंशियल कितना है। ठीक, अलग अलग इलेक्ट्रोड का नहीं, दोनों की वजह से जो सेल का पोटेंशियल, ये जो सेल बना है इसका पोटेंशियल कितना है। तो अगर मैं बोलूँ इसके लिए वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.74 वोल्ट के बराबर। मान लीजिए कि इस सेल की वैल्यू जो आई पोटेंशियल की वो कितनी आई, 0.74 वोल्ट के बराबर। तो आपको ई सेल की तो वैल्यू मालूम है, कितनी है ई सेल की वैल्यू, 0.74 इज इक्वल्स टू ई कैथोड। कैथोड पे आपका कौन सा वाला इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो कैसा है, 0 है। बिकॉज आपको मालूम है अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही मेजर कर रहा हूँ ये पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होगा। माइनस में ई एनोड। अब ई एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जो कि मुझे मेजर करना है। तो मैं इसे ऐड इट इज ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। अब यहाँ से आप देखिए 0 माइनस ई एनोड है आपका, तो ई ऑफ एनोड की जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर आएगी, माइनस में 0.74 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये जो ई एनोड आया है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड का। अब आपको ये पता चल गया कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड का यानी एनोड पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0.74 वोल्ट के बराबर माइनस का। और यही जो होता है ना आपका, ये बराबर होता है किसके,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से देखिए आपने क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हुए अब आप इस ओवरऑल ये जो जिंक वाला हाफ सेल बन रहा है इसका पोटेंशियल पा गए। समझ में आई बात, क्योंकि आपको सेल का मालूम चल गया और आपको खुद ही पता है कि सेल का ये ओवरऑल पोटेंशियल था किसकी वजह से, जिंक वाले की वजह से। तो ये आपको मिल गई एनोड की वैल्यू। एक चीज जो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देनी है, ये जो पोटेंशियल हमने मेजर किया है ना, ये हमने किससे जोड़ के मेजर किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ पे ये जो ई एनोड की वैल्यू आई है, मतलब कि ये जो आया है ई कब के लिए, जिंक से कहाँ के लिए, Zn+2 से Zn के लिए। समझ में आ गई ना बात। क्योंकि कैसे हमें ये मालूम चला, हमें मालूम है उस फॉर्मूले में हम जब भी वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यूज रखनी होती हैं, रिडक्शन वाली वैल्यू रखनी होती हैं। तो ये जो वैल्यू आई है ई Zn प्लस से Zn के लिए माइनस में 0.74 वोल्ट के बराबर जो आई हमारे लिए, इसे हम लोग ई नॉट बोलेंगे। ई नॉट लिखने पे देखिए, जब भी ई के ऊपर नॉट लिखा हो ना, इसका मतलब हो जाता है हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अब से आप जब भी आगे यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहीं पे भी, तो हमेशा आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही वैल्यू लिखते हैं। और जिंक के लिए आप याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, माइनस में 0.74 वोल्ट के बराबर होती है जिंक के लिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी थी। तो अब ओवरऑल हम इसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोलते हुए किस नाम से बुलाएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक के नाम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसे स्टैंडर्ड कंडीशन से मेजर किया है हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के। तो ई नॉट Zn+2 से Zn के लिए कितना होगा, माइनस में 0.74 वोल्ट के बराबर होगा। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल चलिए हम लोग और कंसीडर कर लेते हैं किसका, कि जब मैं इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज करूंगा तो तब कैसे मैं पोटेंशियल का मेजरमेंट करता हूं। तो ये आपको एक एग्जांपल आ गया होगा अच्छे समझ में। केस सेकंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना। चलिए हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, केस सेकंड। और केस सेकंड में हमें क्या करना है, केस सेकंड SHC जब मेरा वर्क कर रहा है किसकी तरह, एनोड की तरह। कैथोड की तरह जब ये वर्क करेगा तो हमने देख लिया कैसे मेजर करते हैं। अब एनोड की तरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस बार मैं इसे एनोड की तरह लगा रहा हूँ। ये मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम पास कराएंगे, H2 गैस है 1 बार प्रेशर पे। ये मेरा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड जो कि मैंने इसमें लगा दिया। अब देखिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करने के पीछे रीजन बस इतना होता है कि प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मतलब ये रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करता है, बस ये पोटेंशियल को कैरी करने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि गैस के लिए कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है ना, वो तो हाइड्रोजन की वजह से डेवलप हो रहा है, लेकिन उसे ले जाने का काम जो कर रहा है, जो कैरियर का काम कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो कौन कर रहा है, आपका प्लैटिनम कर रहा है। और प्लैटिनम क्यों यूज किया, क्योंकि यही ऐसा एक इलेक्ट्रोड है, मतलब और भी होते हैं बट प्लैटिनम भी उन्हीं में से शामिल एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसे हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इतना अब आप समझ गए। तो यहाँ पे ये रहा मेरा SHC जिसमें हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है H+ का वो कितना है, 1 मोलैरिटी के बराबर। और एक दूसरा यहाँ पे मैंने सेल बना दिया। अब जैसे अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ एनोड की तरह, तो दूसरा जो मेरा सेल है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, एक कॉपर इलेक्ट्रोड। एक कॉपर इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो ये है कॉपर, इसमें सॉल्यूशन किसका भरा होगा, CuSO4 का, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलैरिटी के बराबर होगा। यहाँ से देखिए ये वायर और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बीच में हमने यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर, जिससे कि हम मेजर क्या कर सके, इस वाले सेल का पोटेंशियल। एक गलती यहाँ पे जो हमसे हुई है कि हमने इन्हें सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं किया, तो सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट कर देंगे तभी जाके आपका काम पूरा होगा। क्योंकि ये तो मेरी एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, बट ये इंटरनल सर्किट होती है सॉल्ट ब्रिज, बताया था ना मैंने, जिसमें आपके आयंस फ्लो होते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए होने वाला क्या है,
इस सेल का ओवरऑल जो भी पोटेंशियल होगा वो इन्हीं दोनों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेसेस की वजह से डेवलप होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनोड पे चेक करें कि क्या आखिर प्रक्रिया हुई है, एनोड पे क्योंकि मेरा कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो एनोड पे यहाँ क्या हुआ होगा कि जो आपका H2 गैस रही होगी यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड में, वो कन्वर्ट हुई होगी किसमें, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस आयंस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिलीज किया होगा। आपको मालूम है जब भी SHE एनोड की तरह वर्क करता है तो यही रिएक्शन को फॉलो करता है। अब यहाँ से आपका कैथोड पे देखिए क्या हुआ होगा, कैथोड पे जो आपका कॉपर वाला ये इलेक्ट्रोड जो आपको दिख रहा है, कॉपर +2 जो यहाँ रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट में, उसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा और ये कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, कॉपर सॉलिड में। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हुआ आपका रिडक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंप्लीट सेल रिएक्शन मेरी क्या हुई, तो देखिए दोनों का ऐड करिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए, तो Cu++ एक्वस प्लस में यहाँ पे आपका H2 गैस, ये आपका कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस आयंस में और Cu सॉलिड में। बात आई समझ में? ये हो गई क्या आपके लिए सेल रिएक्शन हो गई इस वाले हमारे सेल कॉम्बिनेशन के लिए। अब मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है, ये जो कॉपर वाला हाफ सेल में यूज कर रहा हूँ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है उसे मेजर करना है, इसीलिए मैंने इसे जोड़ा है किसके साथ में, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा गया कि ये जो वैल्यू आती है इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए वो आती है 0.34 वोल्ट के बराबर, 0.34 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ इसका मतलब ये कि ई सेल की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है जो कि किसके बराबर है, 0.34 वोल्ट के बराबर है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो हम अपने ई सेल वाले फॉर्मूले से जाते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू होता है ई कैथोड माइनस में ई एनोड, इतना तो आपको मालूम ही होगा। ई सेल की वैल्यू पुट करते हैं 0.34 इज इक्वल्स टू ई कैथोड मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि कैथोड पे मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर वाला, तो इसे मैं एज इट इज रख देता हूँ, माइनस में ई एनोड, एनोड पे है SHE जिसका पोटेंशियल कितना होता है 0, चाहे कैथोड पे रहे चाहे एनोड पे, हर कंडीशन पे, तो यहाँ कितना कर दिया 0। तो ओवरऑल देखिए आपके लिए जो ई कैथोड की वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये कितना आया 0.34 वोल्ट के बराबर आया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आपको ये तो मालूम चल गया कि जो मेरा कैथोड पे पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का वो कितना है 0.34 वोल्ट के बराबर। कैथोड का वर्क कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है, तो मतलब कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट के बराबर होता है। इस चीज को देखिए अब अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे, तो हमें बस करना देखिए ये होगा कि हम इसे बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के चेक कर रहे हैं। मतलब जो ई कैथोड आया मेरे लिए, इसे मैं क्या बोलूँगा, ई नॉट Cu+2 से किसमें कन्वर्जन के लिए, Cu के लिए, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, और ये किसके बराबर है 0.34 वोल्ट के। तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से मैंने कैथोड वाले कॉपर इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल मेजर कर लिया और जान लिया कि ये कितना होता है। इसी तरीके से ना अब इसे डिफरेंट इलेक्ट्रोड के साथ में एनोड पे चाहे कैथोड पे जोड़ के आप उन सब का भी पोटेंशियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होने वाली नहीं है। यही मेथड ही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेसिकली डिसाइड करने का। इसके बेसिस पे ना मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के कई और मेटल के इलेक्ट्रोड्स को साइंटिस्ट ने एक पूरी की पूरी टेबल बना रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, डेटा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें बार बार एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, हमें एक बार एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा मिल गया उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अब यूज़ करते रहें। तो वो डेटा हमारा जाना जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना आपके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में जानना, क्योंकि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो आपके कई और चैप्टर्स में भी यूज़ हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यूज़ करना ही करना है हमको, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लेक्चर में आपने जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो किस तरह से हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करते हैं,
क्योंकि मुझे ये नहीं मतलब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं किसी अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, जाते जाते मतलब आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बस आपको और बता देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आखिर ओवरऑल ये भी है मेरा ये एक इलेक्ट्रोड, तो SHG का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। मतलब अगर कभी मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखकर दिखाना होगा तो क्या मैं बार बार डायग्राम बनाऊंगा? नहीं। तो इसे रिप्रेजेंट देखिए कैसे करते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को अप टू डाउन देखिए। ठीक है, अप टू डाउन देखने पे देखिए आप क्या पाएंगे यहाँ से, कई क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि इसमें क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, किस चीज़ को पहले लिखें किस चीज़ को बाद में। देखिए आपको क्या करना होता है, बस यहाँ पे ऊपर से जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी देखिए मुलाकात किससे हो रही है। ये जो प्लैटिनम का यहाँ पे आपने वायर ले रखा है इससे, सही बात है ना, ये जो प्लैटिनम वायर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये दिखेगा। तो सबसे पहले आप किसे लिख दीजिए यहाँ पे, प्लैटिनम सॉलिड को ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे खींचिए यहाँ पे ड्रॉ करिए। प्लैटिनम तक जब आप पहुँच गए तो आगे बढ़ने पे आपकी मुलाकात रास्ते में हाइड्रोजन गैस से हुई, तो यहाँ पे आप किसे लिख देंगे, H2 गैस को। समझ में आई बात। फिर एक लाइन ऐसे खींचिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो लाइन नहीं खींचनी बिकॉज सॉल्ट ब्रेस वगैरह नहीं है। और फाइनली जब आप नीचे आए तो देखिए प्लैटिनम फिर दिखा, लेकिन प्लैटिनम को तो हम लिख ही चुके हैं, तो अब इसे छोड़ते हुए हम बढ़ जाएंगे आगे। और फाइनली हमारी मुलाकात किससे हुई, यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ आयन थे, ये जो H+ एक्वस आयन थे इनसे। तो लास्ट में फाइनली मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ H+ एक्वस, या आप सिर्फ H+ एक्वस लिख के भी दिखा सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन क्या होती है ना, वो इस ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले किसे लिखना है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऊपर से देखना स्टार्ट करिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अप टू डाउन अगर आप मूव करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है इसे याद रखने का। और इसी अच्छे तरीके के साथ आज की अपनी क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।